हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन तक हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ 25 watt bulb emit monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission of quanta per second. देखिए, एक बल्ब है, उसके अंदर उसकी पावर कितनी है। एक कोई बल्ब यहाँ पे बना देते हैं। ये बल्ब, ये इस बल्ब की पावर कितनी है? 25 वॉट, है ना। और मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये एक ही कलर की लाइट, येलो लाइट इमिट कर रहा है। कौन सी लाइट होती है? मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर की। कौन सी लाइट इमिट कर रहा है? येलो लाइट। और इस येलो लाइट की 0.57 माइक्रोमीटर, ये इसकी लैम्डा है ना। नॉर्मली 580 के करीब जो होता है, 500 टू 580 70 के करीब ये येलो लाइट होती है। तो लैम्डा यहाँ पर कितना होता है? 0.57 माइक्रोमीटर। अगेन माइक्रोमीटर है तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। और क्या होता है माइक्रोमीटर और मीटर में रिलेशन? 10⁻⁻6। माइक्रो हटाते हैं तो 10⁻⁻6 लगा देते हैं। और माइक्रो हटाना है तो माइक्रो की जगह ये आ गया 10⁻⁻6। और पावर दे रखी है अब क्या? वॉट। और मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। क्वांटा किसकी यूनिट होती है? फोटोन, यानी क्वांटा बोलिए फोटोन बोलिए एक ही बात है। पर सेकेंड, यानी आपको यहाँ पे क्वांटा पर सेकेंड निकालनी है। और आपके पास पावर है, पावर कितनी दे रखी है? 25 वॉट। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? एनर्जी। एनर्जी E इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? hc/λ। यही तो क्वांटा है, यही फोटोन है। जब बल्ब से निकल रहा है तो इसको क्या बोल दिया? क्वांटा। और यही सनलाइट से होता तो क्या बोल देते? फोटोन। तो E इज इक्वल टू hc/λ। h क्या हो गया यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। C क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट की क्या यूनिट होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा आपने कर ही लिया मीटर में। तो जब सारी चीजें आपके पास है तो आप इससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे? एनर्जी। E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, 3 इंटू 10⁸। अब देखिए सारे क्वेश्चन लगभग इसी फॉर्मेट पर बेस्ड है। 0.57 इंटू 10⁻⁻6। और आंसर किस में आ जाएगा? अभी हमने लास्ट टाइम ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? जूल। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? जूल। और 6.6 इंटू 626 इंटू 3 इंटू अपॉन 0.57 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 6। तो क्या हो गया? माइनस का 34 और प्लस का कितना हो गया? 14। तो मेरे पास माइनस का कितना आ गया? 20। जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ इस पूरे क्वेश्चन को, तो इसमें क्या आ जाता है? 3.48 इंटू 10⁻⁻19। 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो यहां से मुझे क्या निकल गई? एनर्जी निकल गई, है ना। एनर्जी आपको यानी फोटोन की एनर्जी या क्वांटा की एनर्जी निकल गई। हमें क्या निकालना है? क्वांटा पर सेकेंड निकालना है। और मेरे पास क्या है? वॉट। तो वॉट और जूल में क्या रिलेशन होता है ये देखते हैं हम। आपके पास पावर कितनी है? 25 वॉट, है ना। और 25 वॉट का मतलब क्या होता है? 25 जूल पर सेकेंड। 25 जूल पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है? क्वांटा पर सेकेंड निकालना है। तो आपको क्या करना होगा? पावर अपॉन एनर्जी, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड।
और इसकी यूनिट क्या है? जूल। तो आपके पास क्या हो जाएगा? जूल से जूल तो कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड में आ जाएगा ना, क्वांटा पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये मेरे पास पावर कितना है? 25, और ये कितना है मेरे पास में? 3.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो ऊपर क्या लिख देंगे? 25, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 क्वांटा पर सेकेंड। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें प्लस 19 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 7.18 इंटू 7.18 इंटू 10 टू पावर 19 सेकेंड इनवर्स। दिस इज आंसर, क्वांटा पर सेकेंड। ये फॉर्मूले, अब आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम था तो आप ऐसे यूनिट से भी निकाल सकते हैं कि ये चीज इस तरीके से आती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये जो है, ये आपको किसी को नहीं ध्यान है तो आप किससे फाइंड आउट कर ले? इनकी यूनिट से। आपको क्वांटा पर सेकेंड चाहिए, ये दो चीजें हैं आपके पास, तो पर सेकेंड किससे आएगा? वो रेशियो करने से आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 7.18 इंटू 10 टू पावर 19 पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? इलेक्ट्रॉन्स आर emitted with zero velocity from a metal surface when it exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate threshold energy, threshold frequency, nu zero and work function W0 of the metal. क्या कह रहा है? कोई मेटल की सरफेस है, ये मेटल की सरफेस, ना, ये मेटल की सरफेस हो गई, और इस मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। अब आपके पास में इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे, जीरो वेलोसिटी है, मींस काइनेटिक एनर्जी नहीं है। कब नहीं है? जब व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800, यानी जब मैं इसके ऊपर रेडिएशन इमिट करती हूँ, जब मैं इसके ऊपर रेडिएशन इमिट करती हूँ, कितना? 6800 एंगस्ट्रॉम। आपको मालूम होना चाहिए विजिबल जो रेंज होता है वो कितना होता है? 400 टू 750 या 780 nm होता है, और अगर एंगस्ट्रॉम की बात की जाए तो 4000 टू 7500 एंगस्ट्रॉम में होती है। अब इन्होंने ये एंगस्ट्रॉम की दे दिया, 6840 यानी विजिबल रेंज है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ आ रहा है? ये यहाँ पे जा रही है, इस इलेक्ट्रॉन पर। ये इलेक्ट्रॉन इतना ही है कि ये कहाँ तक आ गया? इस मेटल की सरफेस, ये मेटल सरफेस है। तो यहाँ पर इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है ये बताना है, न्यू जीरो बताना है, और वर्क फंक्शन फाई भी बोलते हैं, W0 भी बोलते हैं, ये भी बताना है। आपको सिर्फ लैम्डा दे रखी है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0। आपको क्या मालूम होता है? E इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, E की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Hc अपॉन लैम्डा से, इज इक्वल टू, यानी Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा 0। ये फॉर्मूला आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है यहाँ पर? 0। ये क्वेश्चन में दिए वन है ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मुझे न्यू जीरो निकालनी है, और मेरे पास यहाँ पर क्या है? Hc अपॉन लैम्डा, यानी, तो मैं न्यू जीरो भी निकाल सकती हूँ सबसे पहले। अगर मेरे पास में लैम्डा है तो मैं न्यू जीरो निकाल लेती हूँ। लैम्डा कितनी है मेरे पास में? 6800 एंगस्ट्रॉम। और न्यू जीरो किस में निकालते हैं हम? मीटर के अंदर। तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगी? मीटर में। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे?
6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्या रिलेशन होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू -10 मीटर। ये ध्यान रखना है। इससे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू दिस, 6800 इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर मेरे पास लैम्डा कितनी है ये, और पहले मैं न्यू जीरो निकाल लेती हूँ और फिर मैं फाइंड आउट कर लेते हैं। न्यू जीरो क्या हो गया? c अपॉन लैम्डा जीरो। न्यू जीरो c की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा जीरो की वैल्यू क्या हो गया? 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यूनिट देखिए कैंसिल आउट करते हैं, मीटर से मीटर। और न्यू जीरो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। तो न्यू जीरो क्या हो गया यहाँ पर? 3/68 मल्टीप्लाई 10⁸ है ना, 8 से काट दिया, 10⁻6 कर लेते हैं। यहीं से पहले कैंसिल आउट करते हैं। ये 20, ये क्या हो गया? 10⁻6। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ? 10⁻6 और प्लस 10 कर देती हूँ। 10⁻6 प्लस 10, तो और यूनिट क्या आ गई? सेकेंड इनवर्स। तो 3/68 मल्टीप्लाई 10⁻16। अब 16 ना करके क्या कर लूँ? 15 या 14 कर लेते हैं। और यहाँ पे कितनी हो गई? 1 2 है ना, 14 15 16 सेकेंड इनवर्स। अब ये इजीली क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाती है 2.92। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4.41। 4.41 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई? फ्रीक्वेंसी की। और इसमें यूनिट क्या हो सकती है? इसकी जगह हर्ट्ज भी हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। और हर्ट्ज एक ही बात है, सेकेंड इनवर्स बोलिए या हर्ट्ज। अब वर्क फंक्शन क्या था? h न्यू जीरो है ना, W0 इज इक्वल टू h न्यू जीरो। 5 भी बोल देते हैं इसको। तो 6.6 इंटू 10⁻626 कर लेते हैं। 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल इंटू सेकेंड। और न्यू की वैल्यू आपके पास क्या है? 4.41 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब देखिए सेकेंड इनवर्स और ये कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड आंसर किस में आ गया? जूल में। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को तो हम पास में रख लेते हैं, 4.41 और पावर -34 प्लस 14 कितना हो गया? 20। और इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2.92 इंटू 10⁻−19 -19 यूनिट इज जूल। ओमेगा 0 ओमेगा W5 ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन इसको क्या बोलते हैं हम? ओमेगा 0 भी बोलते हैं, 5 भी बोलते हैं, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर? न्यू जीरो क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी इसकी 0 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। What is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from the energy level with n is equal to 4 to energy level n is equal to 2? What is the color responding to this wavelength? और यहाँ पे RH की वैल्यू दे रखी है 109678। ना भी गिवन हो तो आपको पता होगा 109700 हम लगाते हैं और यूनिट इज 7 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है ये क्वेश्चन? पामर फॉर्मूले से रिलेटेड है। आपके पास में n इज इक्वल टू 4 टू लेवल 1, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और यहाँ पर इसके एनर्जी लेवल्स n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? 4 से जा रहा है 1 में। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये 4 में था इलेक्ट्रॉन, 4 से कहाँ जा रहा है? 2 में। ये रहा 2।
n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. 4 to 2 में जा रहा है। और आपको क्या बताना है कि इसका कलर क्या होगा और वेवलेंथ क्या होगी। वेवलेंथ पता होगी तभी हम कलर बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पामर फॉर्मूला। पामर फॉर्मूला क्या कहता है? पामर फॉर्मूला आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो न्यू बार यानी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट RH 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे n1 कितना होगा? n1 यहाँ पर 2 होगा और n2 कितना होगा? 4। 4 से किस में आ रहा है? 2 में जा रहा है। तो n1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 और n2 की वैल्यू कितनी होगी? 4। n1 आपके पास कितना हो गया? 2। n2 कितना हो गया? 4। ये आपके पास में कौन सी सीरीज हो गई? लाइमन बामर। बामर सीरीज का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट जब सब इलेक्ट्रॉन 1 में आते हैं तब लाइमन होता है और जब 2 में आता है तो बामर सीरीज होगी। आपको फाइंड आउट क्या करना है? लैम्डा। तो पहले इसको ऐसे निकाल लेते हैं। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16 ये कितना हो गया? 64 और 16 माइनस 4 यहाँ RH तो है ही है और ये कितना हो गया? 1 अपॉन लैम्डा। अब आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे? लैम्डा की। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन RH। इसको उल्टा कर दे 64 अपॉन 12 हो गया। ये 64 ये 12 है ना। और 1 अपॉन RH की वैल्यू कितनी होती है? अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स में देखेंगे तो 9.12 इंटू 10⁶ सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करें इसको पहले। 3 और मतलब 4 की टेबल से किया तो ये 3 हो गया और ये 4 1 जा 4 और 6 24। तो R1 अपॉन RH यानी 1 अपॉन ये पीछे क्वेश्चन में दे रखा है 109678। 109678 यूनिट क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे तब मेरे पास में क्या आंसर आ जाएगा? 9.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। 9.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 9.12 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 3 यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। और जब इसको पूरे को सॉल्व किया जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? कैंसिल आउट करते हैं ये 3.04 और 16 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 16 इंटू 3.04 तो ये कितना हो गया? इंटू 16 तो ये और 64 हो गया और ये 48 हो गया। तो ये 48.64 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। और यूनिट किस में ले लेते हैं? सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं हम और नैनोमीटर में भी ले सकते हैं। तो नैनोमीटर में कितना हो जाएगा? 486 nm आंसर आ जाएगा। ये लैम्डा हो। क्या रिलेशन होता है एक बार और फिर से बताते हैं। 1 मीटर is equal to 10 dm, decimeter is equal to 10⁻², centimeter is equal to 10⁻³ mm is equal to 10⁻6 micrometer is equal to 10⁻10। 9 लिख लेते हैं पहले। नैनोमीटर is equal to 10⁻10 एंगस्ट्रॉम is equal to 10⁻12 पिकोमीटर is equal to 10⁻15 फेम्टोमीटर। आपको किस में रिलेशन बताना था? नैनोमीटर में
और सेंटीमीटर में। जब आप देखिए यहाँ पे कितना करते हैं 2 पे, और ये कितना है 6, कितने का डिफरेंस हो गया यहाँ पर 2 से 6 के बीच में 3 4 5 6 7 8 और 9, 7 का डिफरेंस हो गया। तो ये 6 और यहाँ पे क्या लिखा है 484.6, ये टोटल कितने का हो गया 7 का। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है ना 484.6 nm, और 400 nm के करीब किसका होता है ये वायलेट कलर। और जैसा कि आपको पता होगा विबग्योर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ कलर भी पूछा है, तो लाइमन, पामर, पाश्चन, ब्रैकेट, ये हमने पढ़ा था फंड। तो ये आपको N1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये रहती है N1 की वैल्यू, और N2 की वैल्यू तो जहां से आ रहा होगा वहां रहेगा। और ये रहेगा रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रीजन क्या होगा, इसका कौन से एरिया में आपको मिलता है। ये मिलता है आपको यूवी में, ये मिलता है विजिबल में, बाकी तीनों मिलते हैं हमें आईआर में। क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी गैप फर्स्ट से सेकंड एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ ऊपर कम होता जाता है एनर्जी गैप, इसलिए हमें लोअर एनर्जी रीजन में ये तीनों मिलते हैं, और लाइमन ज़्यादा एनर्जी रीजन में मिलता है। ये n इज इक्वल टू 1 2 सबसे ज़्यादा गैप होता है, 3 4 5 6 और 7 ये ऑर्बिट्स ना एनर्जी लेवल्स है। ऑर्बिट को ही आप क्या बोलते हो एनर्जी लेवल्स, ये पता होना चाहिए। बामर सीरीज है, इट मीन्स विजिबल रीजन ही होगा। यहाँ से क्वेश्चन का कंफर्म होता है आंसर, तो आंसर हमने कंफर्म किया। ये कौन सा आ रहा है 400 टू 750 के बीच में आ रहा है, यानी विजिबल रीजन है, और वायलेट का कलर होता है। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। How much energy is required to ionize a hydrogen atom if an electron occupies n is equal to 5 orbit? Compare your answer with the ionization energy of hydrogen atom, energy required to remove the electron from n is equal to first orbit. यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और दोनों में आंसर निकाल के उनका कंपैरिजन करना है कि एक इलेक्ट्रॉन जो n इज इक्वल टू 5 में है, n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट में है, उसे आप 1 2 3 4 और 5 उसे आप कहाँ ले जाएं, इस इलेक्ट्रॉन को आप इन्फिनिटी पे ले जाएं। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, यानी यहाँ पर इसकी एनर्जी खुद की कितनी हो जाएगी, इस ऑर्बिट की कोई एनर्जी नहीं है तो मीन्स 0 हो गई, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। कब, जब इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में है, यानी 5th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आपको कहाँ ले जाना है इन्फिनिटी पर, और ऑब्वियस है एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी इन्फिनिटी की ज़्यादा होगी और 5th ऑर्बिट की कम होगी, क्योंकि जितना न्यूक्लियस के पास होते हैं वो लोअर एनर्जी के होते हैं और न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो वो हायर एनर्जी लेवल में हो जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी 5th की कितनी होगी E इन्फिनिटी माइनस E5, 5th ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है यही चीज, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, इसलिए ये कंपेयर किससे कराना चाह रहा है फर्स्ट ऑर्बिट से। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है फर्स्ट ऑर्बिट में और n इज इक्वल टू 1 में, यहाँ से इसको कहाँ ले जाना है इन्फिनिटी पर, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना है इन्फिनिटी पर, तो IE1 कितना हो जाएगा E इन्फिनिटी माइनस E1। अब आपको एनर्जी पता होनी चाहिए जूल पर एटम में कितनी होती है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.12 इंटू 10⁵ अपॉन n²। माइनस जरूरी है यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है और जब भी अट्रैक्शन फोर्स होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, आंसर किस में आता है माइनस में। इट इज इन जूल पर मोल।
लेकिन हमें तो एक एटम का निकालना, हाइड्रोजन एटम की बात की है, एक मोल की बात नहीं की है हमने। तो मैं इसको एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हूँ, एटम में। और 1 Na एटम्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के। Na एटम्स जो है वो किसके इक्वल हो रहे हैं, 1 मोल के। एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, 13.12 माइनस तो लगाना ही है, इंटू 10⁵ अपॉन एन का स्क्वायर और इंटू Na एटम्स। डिवाइड किससे कर दिया, एटम से, क्योंकि ये तो कितने है, Na एटम्स की है और मुझे कितना चाहिए, एक एटम का। अब यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर एटम। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एन का -18 अपॉन एन का स्क्वायर। ये क्या हो गया, जूल पर एटम। ये एनर्जी किस में आ गई, आपके जूल पर एटम में। यानी मुझे यहाँ पर एनर्जी ई इंफिनिटी पे कितनी एनर्जी होती है, ई इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो सबसे पहले मैं 5th ऑर्बिट की बात कर लेती हूँ। आई एनर्जी आपको किस में लेनी है, IE5 कितना हो जाएगा, ई इंफिनिटी 0 माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 5 का स्क्वायर। यूनिट क्या हो गया यहाँ पर, जूल पर एटम। नाउ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। IE5 कितना हो गया, ये -0 तो हटा देंगे, प्लस 2.18 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल पर एटम। ये इतना आंसर आ जाएगा। नाउ IE1 की अगर बात की जाए तो IE1 में कितना आ जाएगा, IE1 ई इंफिनिटी अगेन, ई इंफिनिटी कितना होता है, 0 माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1 का स्क्वायर जूल पर एटम, है ना। पर मोल से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पर एटम में। ये कितना हो गया, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ये आपके पास आंसर आ गया। और अब हम दोनों को क्या करेंगे, कंपैरिजन। IE1 अपॉन IE5 कितना होता है, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1। कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो IE1 अपॉन IE2 कितना हो गया, IE1 कितना हो गया, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में कितना आ गया, 8.72 इंटू 10⁻⁻20। यूनिट क्या आ गई, जूल पर एटम, इसकी भी और इसकी भी। तो नियर अबाउट देखिए, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो प्लस का 20 यानी 200 हो गया। 2.18 इंटू 10⁻2 अपॉन 8.72 यानी 218/872, 8.72, नियर अबाउट 25 के करीब आंसर आ जाता है। यानी मुझे इतनी गुना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कब, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। यहां से देखिए,
इलेक्ट्रॉन जब 1 से इसमें जंप कर रहा है, 5 से इसमें, अगर इसमें x एनर्जी लग रही है तो इसमें मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 5x एनर्जी। इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर यूज होगी, 5x नहीं 25x एनर्जी यहाँ पर यूज होगी। इट मीन्स आप देखिए कि 1 और 2 में कितना ज्यादा गैप होता है कि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। नाउ लास्ट लिख लेते हैं, क्या लिखना है आपको, when electron jump from कहां से कहां तक है, 5 to infinity, it needs या it requires less energy। when electron jump from 1 to infinity, it requires 25 times more energy from 5 to infinity transition। ट्रांजिशन की बजाय 5 to infinity आयोनाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ emission lines when the excited electron of a hydrogen atom in n is equal to 6 drops to the ground state। देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम और डायरेक्ट और अलग अलग लाइंस से भी काउंट कर सकते हैं। लाइंस बनाती हूँ, अगर मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं लाइन का, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, कितनी लाइंस बनानी है, 6, 4, 5 और 6, है ना। अब आपसे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन, n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो एक तो फॉर्मूले से डायरेक्ट बताते हैं आपको और फिर उसके बाद कन्वर्ट करके बताएंगे। इसमें फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या है, n -1 अपॉन 2, n कितना है 6, 6 - 1 कितना हो गया 5, 6 × 5 अपॉन 2 यानी 30 अपॉन 2, यानी कितनी लाइन आ गई 15 लाइन्स, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं अलग अलग पूछूं इसमें, तब देखिए 50 कैसे आंसर आएगा। तो फर्स्ट तो मैं इसी से ही काउंट करती हूँ, कहाँ से आ रहा है 6 से 1 में, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है 6 से 1 में। नाउ 5 6 से कहाँ जा रहा है ये 2 में, 6 से कहाँ जा रहा है ये 3 में, 6 से कहाँ जा रहा है 4 में और 6 से कहाँ जा रहा है ये 5 में। तो कितने नंबर ऑफ लाइंस हो गई आपके पास में 1 2 3 4 5, ये लाइंस कितनी हो गई आपके पास में 5, ये नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई 5। ऐसे ही आप अलग अलग भी काउंट कर सकते हैं, ये 5 हो गई। अब देखिए कहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इसी से ही बना लेते हैं।
6 के बजाय 5 से कहाँ जा रही है? 5 से 1 में आ रही है ना? और फिर क्या हो गया? 5 से 2 में आ रही है। 5 से कहाँ जा रही है? 5 से कहाँ जा रही है ये? 3 में। 5 से कहाँ जा रही है ये? 4 में। एक रह गई लाइन। तो आपके पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई? 4। नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई आपके पास में? यहाँ पे 4। इसी तरीके जैसे ये 15 आई है ना, तो किस तरीके से 15 आएगी वो बता रहे हैं। अब ये जाएगी 4 से किस में जाएगी? 1 में। फोर से किस में जाएगी ये? 1 में। 4 से किस में जाएगी? 2 में। 4 से 2 में। 4 से किस में जाएगी? 3 में। आपको कितनी नंबर ऑफ लाइंस मिली? यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ लाइंस मिलेगी? 3। और सबसे लास्ट में क्या हो गया? कौन रह गया अब? 4 हो गया। अब देखिए ये यहाँ से 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। अब 3 से कहाँ जा रही है? 1 में। फिर 3 से कहाँ जा रही है? 2 में। नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी? 2। नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी? 2। और सबसे लास्ट में नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी इसकी? यही ले लेते हैं। नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी? ओनली 1। नंबर ऑफ लाइंस में क्या आ जाएगा? ओनली 1। तो टोटल टाइम के 5 4 9 3 12 और 3 3। अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15। तो इस तरीके से आपको क्या मिल रही है? 15 9। अगर आप फॉर्मूले से देखना चाहेंगे तो आपको ऐसे पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन 16? द एनर्जी एसोसिएट विद द फर्स्ट ऑर्बिट of hydrogen atom is 2.17 into 10 to power minus 18 joule per atom. What is the energy associated with the fifth orbit? आपकी फर्स्ट ऑर्बिट की ये एनर्जी है, फिफ्थ की क्या होगी? अभी हमने करके ही देखा था। अपॉन में क्या करना है? एन स्क्वायर यानी 25 करना है। और आंसर भी हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 8.72 है ना। आंसर कितना आया था अभी? ये देखिए, ये एनर्जी 5 का क्या वैल्यू आई थी यहाँ पर? यहाँ पर क्या वैल्यू आई थी? ये 2.78। नाउ 8.72 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 जूल पर एटम। यही चीज आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। एनर्जी बतानी है। एनर्जी E1 कितना दे रखा? -2.17 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल पर एटम। आपको क्या बताना है? E5 बतानी है। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? -2.17 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल पर एटम अपॉन में एन स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू E5 में n की वैल्यू कितनी है? 5। तो माइनस का 2.17 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 अपॉन 5 का स्क्वायर यूनिट जूल पर एटम। E5 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 8.77 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 जूल पर एटम। आगे क्या कहना चाह रहा है? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी? और रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? Rn इज इक्वल टू 0.5 to 9 मल्टीप्लाई n का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम।
लाइन डाल लेते हैं, यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे इसकी एनर्जी कितनी है, सॉरी रेडियस कितनी है, आर एन आपको कैलकुलेट करना है, आर 5 कैलकुलेट करना है आपको फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम है तो मल्टीप्लाई था जेड का स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे आर एन की वैल्यू कितनी होगी 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। तो R5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0.529 इंटू 25 एंगस्ट्रॉम और R5 रेडियस, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो आंसर कितना आ जाएगा 13.225 एंगस्ट्रॉम, 13.225 एंगस्ट्रॉम आंसर। अगर ये एनएम में पूछता है तो 1.3 आंसर है। ये दो आंसर आएंगे। एनर्जी फिफ्थ ऑर्बिट की कितनी होगी, ये इंटू जेड का स्क्वायर आता है ना, जेड हाइड्रोजन एटम है इसलिए। और बोहर के सारे कंसेप्ट जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू होते हैं, हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बार्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन एटम है आपके पास में, ये हाइड्रोजन एटम है, इसके लिए आपको क्या बताना है, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट में आता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट में आता है ना, सब कहीं से आए तो ये कौन सी सीरीज बना रहा है, लाइमन सीरीज ना। ये कौन सी सीरीज बना रहा है यहाँ पे, लाइमन सीरीज। और जब 2 में आता है, हमारे को तो ये 2 का दे रहा है ना, तो हम कहीं से भी ये 2 में आ रहा है तो ये कौन सी सीरीज बनाएगा यहाँ पर, बार्मर सीरीज बनाएगा। कहीं से भी 2 में आ रहा है तो ये क्या बनाएगा, बार्मर सीरीज। ये बनाता है बार्मर सीरीज। अब ये बनाता है लाइमन सीरीज, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना 1, ये n इज इक्वल टू कितना 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब ये क्या पूछ रहा है मुझे, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखिए आपको लैम्डा मैक्स देना है, तो एनर्जी क्या होगी इसकी, मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब ट्रांजिशन का गैप कम होगा, व्हेन एनर्जी विल बी मिनिमम, व्हेन एनर्जी लेवल डिफरेंस, यानी n2 minus n1 is minimum and lambda will be maximum। तो अब आपके पास पता चल गया, आपको लैम्डा मैक्सिमम है ना फॉर बार्मर सीरीज, फॉर बार्मर सीरीज आपको लैम्डा मैक्सिमम व्हेन n1, तो आपके पास 2 ही रहेगा और n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे,
मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे ई मिनिमम पूछा ट्रांजिशन के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या पूछना है, न्यू बार 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो आपसे तो लैम्डा मैक्सिमम पूछी है, और लैम्डा मैक्सिमम के लिए इन्होंने क्या पूछा है, क्या दिया है, लैम्डा मैक्सिमम क्या क्वेश्चन में क्या पूछा, कैलकुलेट द वेव नंबर, यानी न्यू बार कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना है, न्यू बार कैलकुलेट करना है। तो न्यू बार इज इक्वल टू आर एच की वैल्यू कितनी होती है, 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 109678 भी लिख सकते हैं आप, पर ये कैलकुलेशन में आसान रहता है इसलिए ये लिख दिया। n1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए 2 और 3, 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1/4 माइनस 1/9, 36, 9 माइनस 4, यहाँ 109700 मल्टीप्लाई 109700 मल्टीप्लाई, यानी आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और 36 से डिवाइड कर दे। यूनिट किस में आएगी, सेंटीमीटर, है ना। 1/λ तो किस में आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.523 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा, वेव नंबर यही पूछा है। तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे बामर सीरीज है तो इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट अगर पूछा है इसने, सबसे लार्जेस्ट लैम्डा के लिए पूछा है, तो एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, सबसे कम। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की बात करेंगे। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच।